अरुण सर गंगा घाट, और आज है 3 अगस्त 2026 मंडे। आज शाम को 7 बजे गंगा घाट की सीढ़ियों पर हम मिलेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्चुअल क्लास गंगा घाट की सीढ़ी पे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ एक हम टेलर बता देते हैं कि पिक्चर तो ये और ये ऐसा होगा, और काफ़ी पर्सपेक्टिव डिस्कस तो हो ही जाता है। पर्सनल गाइडेंस भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं। हर दिन बहुत लोग आ जाते हैं पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए, पहले भी ऐसा होता रहा है। और लेकिन जो रियल क्लास है वो इस बार हम लोगों ने, पहले कोशिश करते थे पिछले सत्र में, जब हम गंगा घाट पार्ट 1 जो था मेरा, जो 2 साल का, वो हम कोशिश करते थे वहीं पढ़ा दें, और हमने किया भी है। काफ़ी रिजल्ट भी आया, काफ़ी बच्चों का जीवन दिशा ही परिवर्तन हो गया। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आज के दिन में उन सीढ़ियों पर उनमें से हार्डली एक आध बच्चे कभी मिल जाते हैं। जैसे कल एक विद्यार्थी मिल गया, तो इसको मैंने गाइड किया था कि तुम जो है बीएचयू में था वो, तो संजोग से मैं बीएचयू गया तो वहाँ भी सेमिनार में मुझसे टकरा गया। बोला सर हम आपके गंगा घाट के स्टूडेंट हैं और बीएचयू में हम हैं, तो वहाँ पर समाज अध्ययन पर सेमिनार था, उसमें मैं गया हुआ था। तो उसने मुझसे गाइडेंस पूछा कि सर मैं भी आईएएस बनना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, तुम जिस बैकग्राउंड के हो उस बैकग्राउंड में अभी मत तैयारी करो, तुम पहले बीएड करो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम बीएचयू, सोशल साइंस में था, तुम बीएड करो और एनसीईआरटी से बीएड करना, दैट विल बी बेटर। वो लड़का बीएड किया और फिर मेरे गांव तक आया था वो। तो आया तो उस दिन बाढ़ काफ़ी थी, तो मेरे साथ पूरा गांव में घूमा उमा, काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर लौट के गया, बीएड उसका हो गया था। तो बीएड होने के बाद मुझे कल गंगा घाट पे मिलने आ गया। उसको पता लगा सर गंगा घाट शुरू कर दिए। कल आया वो और बहुत सारे बच्चों के साथ आ गया, और कल वो आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बताया सर मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया है और मैं अब आईएएस की तैयारी शुरू करूं, यही पूछने के लिए मैं आपके पास यहाँ तक आया हूँ। हम बोले बिल्कुल, अब तुम तो करो ही करो। तो बीएड के बाद उसका टीआरई भी हो चुका था, लेकिन कुछ कारणों से ज्वाइन नहीं कर पाया था वो हाई स्कूल टीचर में, कुछ उसका प्रॉब्लम्स थे। लेकिन अभी लेक्चरर का भी उसका हो गया है। मतलब बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म तुम्हें ऐसा मिला है शिक्षा का, कि शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे हर कुछ के लिए टाइम है। बाकी जॉब में आपकी परेशानियां बड़ी रहती है, बट इफ़ यू आर इंगेज्ड विथ एजुकेशन, तो आपके पास आईएएस बनने का, बीपीएससी करने का, डीएसपी करने का, एसटीएम बनने का पूरा अपॉर्चुनिटीज बना हुआ है। आप करो इसको, तो कि यू कैन कम इन दिस लेवल। तो एनी हाउ, तो गंगा घाट पर ऐसे गाइडेंस लेने वाले बच्चे टकराते रहते हैं। कल भी एक स्टूडेंट आया, बोला कि सर आप तो बोलते हैं कि अगर यूपीएससी और बीपीएससी का कंबाइंड तैयारी इस तरीके से किया जाए तो हर परीक्षा संभव है। मैं सीजीएल दे रहा हूँ और सीजीएल में इंग्लिश का बहुत जोर है, तो क्या है, कैसे संभव है? इंग्लिश तो आपका रोल नहीं है ज़्यादा, तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा रोल है। इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, ये 3 का रोल होता है। बिल्कुल, जो आपका यूपीएससी का जो सीसेट पेपर है, सीसेट पेपर में कम्प्रीहेंशन है, और सीजीएल में जो टीयर 2 होता है, टीयर 1 तो क्वालिफाइंग होता है, उसमें तो आप स्क्रीनिंग होके प्रिलिमिनरी पास करते फिर जाके टीयर 2 में जाते हैं। सीजीएल एग्जाम से आपको पता ही है कि जॉब है जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 लेवल के जॉब होते हैं ज़्यादातर, है ना, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 लेवल के। तो अच्छा ही जॉब है, जाते ही आपको 90,000 1 लाख की सैलरी मिलती है, रिस्पेक्टेबल जॉब है, ऐसा नहीं है। तो उसमें कैसे मदद होगा? मतलब आप सीसेट पेपर का जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको आप सॉल्व करो, और उसमें आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन में अगर आप 20 क्वेश्चन सही कर ले जाते हो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के, तो आपका सीजीएल की इंग्लिश बहुत अच्छी है। फिर आश्चर्य है कि आपका सीजीएल में कैसे नहीं होगा। और आपका रीजनिंग के 25 और
मैथ के 25 होते हैं, उस 25 में अगर आप 18 कर ले जाते हो तो 18 18 36 और 20 कितने होंगे? 56 आउट ऑफ 80। अगर आपने 56 क्वेश्चन सही किया है तो आई वाउच कि आपका CGL में जरूर होगा और टॉप रैंक होगा। समझ गए? तो बिल्कुल यही बात है कि जो तैयारी का जो डोमेन है अपना UPSC और BPSC, इट कवर्स ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। ईमानदारी से इसको टेस्ट पेपर के साथ जोड़ना होगा। जब तक आप मेंस का टेस्ट नहीं देंगे आपका GS का पर्सपेक्टिव डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि UPSC हमेशा यही बात करता है। और आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हम टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है एसे। क्या टॉपिक है? निबंध। तो निबंध लिखना है, 1000 वर्ड्स तो मिनिमम लिखना ही होगा। तो निबंध लिखने के लिए जब आप निबंध लिखेंगे तो जो एक नॉर्मल नोशन है और बिहार में या दिल्ली में बताया जाता है कि क्रिएटिव लिखो, फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ऐसे लिखने में भी आपके पास बहुत सारे क्लेम काउंटर क्लेम के लिए फैक्ट चाहिए। सही बात है कि नहीं? फैक्ट का प्ले है यहाँ पर, मतलब जनरल स्टडीज का रोल यहाँ काफ़ी है। आज हमने जो 2 ऐसे चुना है वो 2 ऐसे देखिए, दोनों ऐसे पिछली बार BPSC के मेन एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सा है? पहला ऐसे है कि सॉइल कंजर्वेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर इंडिस्पेंसिबल फॉर फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स। ऐसे ही यही है, हिंदी में भी हम पढ़ देंगे। और दूसरा है कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस स्पेल्स डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रिएशन। ये दोनों को मैं हिंदी में यहाँ पर पढ़ देता हूँ, नीचे हिंदी दिया हुआ है कि आपका जो है सॉइल का कंजर्वेशन जो है, मृदा संरक्षण नीचे में दिया होगा, ऊपर में दिया मृदा संरक्षण, ये बहुत खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय अस्थिरता और किसानों की स्मृति के लिए, मतलब खाद्य की सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, पर्यावरणीय अस्थिरता यानी क्लाइमेट का स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द फार्मर्स, किसानों की समृद्धि। क्या 3 पॉइंट है? खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, पर्यावरण की स्थिरता और किसानों की समृद्धि के लिए मृदा संरक्षण एवं जैविक खेती अपरिहार्य है। और हिंदी में दे रहा है कि पर्यावरणीय असंतुलन, इम्बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, सृष्टि के विनाश का संकेत है। इस क्रिएशन का, डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, सिग्नल है, सिंबल नहीं सिग्नल है। तो बात यह है कि ये 2 ऐसे हैं, इन 2 ऐसे को लिखने के लिए आपके पास स्टॉक तो होना चाहिए। अगर आपने 2 ऐसे को स्टॉक के साथ अभी भी लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे साथ, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, उसको पढ़िए अच्छे से और आप अपने हिसाब से उसको समझ लीजिए, फिर अपने हिसाब से उसको प्रेजेंट कर लीजिए। और कल होकर 1 घंटा में 1 ऐसे, दूसरे घंटा में 1 ऐसे आप लिखने के काबिल अपने आप को पा लीजिए, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप इन्वायरमेंट एंड जो आपका सॉइल कंजर्वेशन, ये 2 टॉपिक जो GS पेपर 3 का है या BPSC के GS पेपर 2 का है, तो वहाँ बाकी फैक्ट आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। जैसे आज मैंने आपका टेस्ट लिया, टेस्ट में मैंने आपको 5 क्वेश्चन लिखवाए, BPSC के क्वेश्चन लिखवाए, एनर्जी का लिखवाया, लॉजिस्टिक का लिखवाया, इथेनॉल का लिखवाया, यही नहीं लिखवाया आपसे, यहाँ का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में लिखवाया, इंडस्ट्री का क्या स्कोप है। अब आप बिहार का एनर्जी, इथेनॉल और इसके बारे में जितने फैक्ट हम आपको बताएंगे, आपका जो ब्लॉटिंग पेपर है वो सब इन्फॉर्मेशन को सोखना शुरू कर देगा, क्योंकि आपको दिखने लगेगा कि भाई मेंस में इस तरह का प्रश्न लिखता, वहाँ हमको ये फैक्ट की कमी मिली, ये फैक्ट हमारे पास नहीं था, इसीलिए हम ज़्यादा अच्छा आज का आंसर नहीं लिख पाए। आज आपने लिखा होगा तो आपको ये महसूस हुआ होगा, क्या महसूस हुआ कि नहीं? कुछ फैक्ट और याद रहता तो मैं बहुत अच्छा लिख सकता था। नहीं, क्लियर है ना? तो ये आपको फैक्ट की जो भूख है
वो भूख आपको पिटी निकलवा देगा। तो यहाँ जो आपको लिखना है 1-1 घंटे का, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हिंदी में बहुत भी अच्छा लिखते हैं तो बिहार वाले अपनी मुर्गी दाल बराबर, हिंदी को कोई वैल्यू नहीं करते हैं। इंग्लिश में सिंपल भी लिखते हैं तो आपको एक इंटेलेक्चुअल की तरह ट्रीट करने लगते हैं। यही कारण है कि बीपीएससी में ज़्यादातर लोग, ये बिहार की गलती है, हमें नहीं बोल रहे कि इसका हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको कभी जस्टिफाई नहीं कर रहे। हम तो मानते हैं कि हमारा लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज बहुत समृद्ध है। हम तो मानते हैं संस्कृत से निकली हिंदी से ज़्यादा पवित्र और इतनी मजबूत भाषा तो कोई है ही नहीं। लेकिन लोगों का जो माइंड सेट है, जो 250 साल के गुलामी के बाद हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग में जो भ्रांतियाँ बैठी हुई हैं, वो भ्रांतियों से कोई भी इंटेलेक्चुअल भी खाली नहीं है। जैसे वो इंग्लिश में कॉपी देखते हैं और लगभग बराबर लेवल का देखते हैं या थोड़ा कम भी देखते हैं तो मार्किंग बढ़ जाता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इस बार जो बीपीएससी में जो 2000 वैकेंसी हुई है, इसमें 80% लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं। क्लियर है ना? तो हिंदी में भी आपका बहुत अच्छे शब्द तो बहुत अच्छे, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन, क्या कौन कौन कीवर्ड को समझना है? सॉइल कंजर्वेशन। भाई पहला तो फैक्ट यही ना पता होना चाहिए कि सॉइल है क्या, व्हाट इज सॉइल। तो हम जब सॉइल की बात करते हैं तो हम टॉप लेयर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं, यही बात करते हैं, टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ, धरती का सबसे ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं, सॉइल कहते हैं, यही हम मानते हैं। ये बहुत मोटा नहीं है, ये इतना है जिससे कि हमारा जीवन में लाइफ को सस्टेन कर लेता है। किसको सस्टेन करता है? लाइफ को सस्टेन करता है। अगर सॉइल है तो लाइफ है, और लाइफ है तो सॉइल है। क्लियर है कि नहीं? सॉइल जो है जो धरती का जो हम जिसकी बात करते हैं, हमारी माता है, इसी ने तो लाइफ दिया हमको। और नदियां जो है सॉइल को लेके आती हैं, डिपोजिशन करती है। तो सॉइल है तो इन्वायरमेंट और लाइफ सस्टेनिंग है। और आज जो सॉइल का प्रॉब्लम क्या है? सॉइल का प्रॉब्लम यह है कि सॉइल जो है वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण, आदमी का इनजुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब कि इनजुडिशियस, आपने बिना सोचे समझे जो हम खादों को डालते हैं, उर्वरक को डालते हैं, वो ये जो है सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर दिया है। हम जिस तरीके से लाइफ जी रहे हैं, प्लांट को काट रहे हैं, उस तरह से क्या होता है? सॉइल का इरोजन हो रहा है। और सॉइल का इरोजन के कारण जल कटाव हो रहा है नदियों का। ये सिविलाइजेशन के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। क्लियर है ना? बहुत सिंपल ढंग से हम पहले क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इस टॉपिक का। क्या कर रहे हैं? इस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। जलवायु सहिष्णुता, क्लाइमेट का टॉलरेंस, मृदा अपरदन, वही सॉइल इरोजन, सॉइल में पोषक तत्वों की कमी। क्यों? क्योंकि हमारा जो फार्मिंग है मोनोकल्चर है। क्या है? मोनोकल्चर। मोनोकल्चर मतलब कि हम एक क्रॉप पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। क्लियर है? जैसे कि हम अपने गांव में देखते हैं, या तो धान उगाएंगे या आलू उगाएंगे। तो एक तरीके का पूरा जो मोनोकल्चर है, जबकि हम क्या बात कर रहे थे? सुभाष पालेकर और फिकोका का डू नथिंग फार्मिंग, नहीं मल्चिंग बोल रहे थे ना, मल्चिंग, फर्टिलाइजर का नो एप्लीकेशन, ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ठीक है, सडन ट्रांजिशन पॉसिबल मान लिया ना हो, क्योंकि हम डू नथिंग फार्मिंग फिकोका हम लिख सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि हमें डिबेट करना है इसमें कि फिकोका का या जो है भारत का 0 बजट नेचुरल फार्मिंग है सुभाष पालेकर का, भारत की है, और फिकोका जब जापानीज, उतना संभव न भी हो, फिर भी हमें जो है अब फर्टिलाइजर का जुडिशियस एप्लीकेशन तो करना होगा। मोनोकल्चर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें जो है मिलेट की ओर जाना चाहिए, जो हमारा अच्छा हेल्दी क्रॉप है। लवणता, सॉइल सैलिनिटी बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है बहुत जगह।
सॉइल का फर्टिलिटी घट रहा है, भूजल पुनर्भरण, हमको वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा, कार्बन का अवशोषण, जैव विविधता। कार्बन जो है क्या हो रहा है इस कंडीशन में, कार्बन का प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि आपका जो है जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा जो है इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, एसिड रेन की संभावना बढ़ रही है। तो और यहाँ पर दिया हुआ एकल फसल पद्धति, मोनोकल्चर, अत्यधिक जुताई, खेत को खूब जोत रहे हैं, जबकि हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में या फ्यूकोका का डू नथिंग फार्मिंग में हमने क्या बोला था कि जुताई नहीं, मल्चिंग, कीटनाशकों का दुरुपयोग, पेस्टिसाइड्स, फसल अवशेष जलाना, आपका जो रेसिड्यू है पुआल है उसको जला रहे हैं, शहरीकरण, उपजा टाउन का जो हमारा अर्बनाइजेशन, ऊपरी उपजाऊ मृदा का क्षय, वही बात है, किसान ऋणग्रस्तता, पुअर, ये सब सॉइल किसको सबसे ज़्यादा नुकसान करता है? पुअर फार्मर को, छोटे फार्मर को। हरी खाद, ग्रीन मैन्योर्स इम्पोर्टेंट है, फसल का चक्र को समझना, जैव उर्वरक, मैन्योर्स, मल्चिंग, कृषि वानिकी, मेड़ पे आप पेड़ लगाएं, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, किस तरीके से सॉइल को बचाएंगे, समुच्च जुताई, मतलब इस तरह का जो जुताई करना, जो सीढ़ीदार खेती, उसको हम किस तरीके से बचा के रख सकते हैं, जलागम विकास, न्यूनतम जुताई, मिनिमम टिलेज, सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम प्रणाम प्रधानमंत्री एक प्रणाम है जो कि आपका प्रोग्राम फॉर रिजुविनेशन ऑफ सॉइल के बारे में ही है, पीएम प्रणाम। नेचुरल फार्मिंग, बिहार के कॉन्टेक्स्ट में नदियों को वर्षा का जल संचयन, किसान का संगठन बनाना, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन, इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करना, कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर, ये सब पॉइंट दिख रहा है। जब इतने पॉइंट आपके दिमाग में अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक काम लायक ऐसे तो लिख ही लोगे। क्लियर है कि नहीं? आप इतना ऐसा ऐसे जरूर लिख लोगे जो करीब करीब, अगर इतने पॉइंट्स क्लियर हैं और आपका लैंग्वेज सिंपल ढंग से सही है और इंग्लिश मीडियम के हो तो आपका 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का लेवल का जो किताबों के लेवल का इंग्लिश लिख लेते हो। किस लेवल का? 6ठा 7वां 8वां लेवल का इंग्लिश। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना? 8th क्लास के इंग्लिश के स्टैंडर्ड से ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप मिनिमम 6th 7th 8th उसी स्टैंडर्ड का इंग्लिश लिखना है। हिंदी में लिखोगे तब तो बड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन इंग्लिश में जब आप जाते हो तो आपको लेवल जो है 6th 7th 8th के ऊपर नहीं जाना है, तो आप लिख ले जाते हो। और इतने कंसेप्ट आपको अगर पता है तो आपको मिनिमम जो है 50% नंबर आएगा ही आएगा। और 125 मार्क्स आउट ऑफ 250 यूपीएससी में अच्छा मार्क्स माना जाता है, एसए में। क्लियर है ना? बीपीएससी में भी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि आपसे बहुत बड़े चीज की जरूरत नहीं है मुझे। आपका इतना ही है कि आप डेली टेस्ट देने आए तो ईमानदारी से टेस्ट देने आए, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी खत्म हो जाएगा। आप कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। चाहे वो कक्षा 5 का विद्यार्थी हो या कक्षा 3 का विद्यार्थी हो, अगर उसका रेगुलर टेस्ट देने की आदत पेरेंट्स डेवलप कर दिए हैं हर दिन, तो बच्चा जिंदगी में फेल नहीं कर पाएगा, वो कंसिस्टेंट रहेगा। उसको पता है कि मेरी मम्मी जो है कल मुझे ये चैप्टर का टेस्ट लेगी। स्कूल ने बर्बाद किया आपको, क्योंकि स्कूल आपका टेस्ट नहीं लेता ज़्यादा, वो अपने हिसाब से टेस्ट लेता, तैयार कर देता है, आपको 10 क्वेश्चन बता देगा, रटा देगा, और कल लोग वही टेस्ट पूछ लेगा। क्लियर है ना? आपका जो टेस्ट यहाँ फैमिली इन्वायरमेंट में जो हम लेते हैं आपका, कि आपको मैं पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ, और फिर मैं कल होकर बोलता हूँ कि आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए अपने 24 घंटा का, और कल होकर आ जाइए 24 घंटे बाद या 16-17 घंटे बाद, और आके यहाँ टेस्ट लिख के जाइए।
आपका खुद ब खुद सतत 8 महीना बाद आप देखोगे कि आपके लिए यूपीएससी निकालना या बीपीएससी निकालना कितना आसान हो जाता है। क्लियर है ना? इसके लिए मैं कल भी एक बात बोल रहा हूँ कि यूपीएससी बीपीएससी मीडियोकर लोग निकालते हैं, तेज बच्चे का नहीं है। मैंने अपने बारे में बोला कि मैं बहुत मीडियोकर हूँ, मीडियोकर रहा हूँ, लेकिन मीडियोक्रिटी से ही निकलता है एग्जाम। तेज का काम नहीं है। उस आदमी का निकाल पाएगा जो हर दिन टेस्ट के लिए अपने को तैयार करेगा। समझ गए? और जो हर दिन टेस्ट के लिए तैयार नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल है, वो चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो सकता है उसका दिमाग बहुत बढ़िया हो, लेकिन नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। तो ये आपको क्या करना है, ये खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और किसानों की समृद्धि के लिए मृदा संरक्षक एवं जैविक खेती अपरिहार्य है। मतलब फूड सिक्योरिटी के लिए, इन्वायरमेंट के स्टेबिलिटी के लिए, फार्मर्स के प्रॉस्पेरिटी के लिए जो सॉइल का कंजर्वेशन है और जो जैविक खेती है, बायोलॉजिकल फार्मिंग है, ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इसेंशियल। यही क्वेश्चन पूछा बीपीएससी ने। ऐसे कितना वर्ड में कम से कम लिखना होगा? 1000 वर्ड में। तब ना 1000 वर्ड, क्योंकि आपको 3 घंटा में 3 ऐसे पूछते हैं, तो 1000 3000 वर्ड तो होना चाहिए। वो देखना चाहता है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, फिर शिकार दीर्घिकार की गलती तो नहीं कर रहे हो, आपका लिखने का फ्लो कैसा है, पैराग्राफ में आप डाल पा रहे हो कि नहीं डाल पा रहे हो, किस तरीके का पैराग्राफ। मैक्सिमम 8th क्लास की किताब पढ़े हो ना, पैराग्राफ है कि नहीं, वही रहता है। तो दूसरा ऐसे वही है कि पर्यावरणीय असंतुलन सृष्टि के विनाश का संकेत है। ठीक, अब हम लोग कुछ कंसेप्ट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जो कंसेप्ट हमारे क्लाइमेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ताकि आपका जब नॉलेज डोमेन स्ट्रांग रहेगा तो आप ऐसे अच्छा लिख पाएंगे। हम लोग कुछ फैक्ट को, जो जलवायु, ऊर्जा, क्लाइमेट, सॉइल से रिलेटेड कुछ फैक्ट को हम लोग पढ़ते हैं। ये यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा, पेज आपको मिल जाएगा, हिंदी वालों का हिंदी में, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में। दो आई प्रमोट दैट पीपल शुड स्विच ओवर टू इंग्लिश बिकॉज आई वांट मैक्सिमम रिजल्ट। मेरा भी लोभ है कि गंगा घाट पर लोग जो आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे। अब बीपीएससी में देख ही रहे हैं रिजल्ट इंग्लिश वालों का आ रहा है, तो क्यों नहीं हम इसमें, यूपीएससी में देख ही रहे हैं कि इंग्लिश वालों का आ रहा है, तो आई ऑलवेज प्रमोट देम। और ये बड़ा अच्छा रास्ता है क्योंकि आपको इंग्लिश में मटेरियल मिल रहा है, धीरे धीरे लिखते लिखते आपके इंग्लिश मीडियम में लिखने लग जाओगे, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्लाइमेट चेंज, करेंट डेवलपमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम दे रहे हैं और ऐसे लिखवा रहे हैं, यही हम कर रहे हैं। रिसेंट क्लाइमेट एनर्जी डेवलपमेंट क्या हुआ है अभी मिड 2026, यही है ना, जुलाई खत्म हुआ, करीब करीब आधा साल तो खत्म हो चुका है अभी। तो रिसेंट डेवलपमेंट इन मिड 2026 सेंटर ऑन एस्केलेटिंग क्लाइमेट एक्सट्रीम्स। काफ़ी सारे हमारे क्लाइमेट, जलवायु में एक्सट्रीम हो गए हैं। कैसे हुए हैं? ड्रिवन बाय एन इंटेंसिफाइंग अल नीनो। अल नीनो का जो प्रभाव पड़ा है, अल नीनो कहाँ है? वेस्टर्न पैसिफिक में है ना, पैसिफिक का सॉरी ईस्टर्न पैसिफिक, मतलब कि आपको साउथ अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पेरू इस साइड में, ठीक है ना, मतलब उसके वेस्ट साइड में और हमारे ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट साइड में। ऑस्ट्रेलिया और पेरू का जो मैप है उसके बीच में, मैप कहाँ का बनाना है? एक साइड में साउथ अमेरिका और उसके ईस्ट साइड में पेरू, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। उनके बीच का जो समुद्र का जो सी सरफेस टेम्परेचर है उसके वार्म होने से अल नीनो का रिलेशन है। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का मानसून को कौन कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं, उसमें एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट अल नीनो भी है। करीब 15-16 फैक्टर हैं जो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। एक फैक्टर तो ये केमिकल जो हम छोड़ रहे हैं वो भी है, एरोसोल्स या कार्बन जो बाहर जा रहा है उसके कारण जो है, जो इवापोरेशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता है तो कम बादल बन रहे हैं, ये भी एक कारण है। बहुत सारे इंडियन ओशन डाइपोल कि आपका अगर
वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड का दोनों का जो समुद्र है उसकी जो गर्मी है, तो अगर पॉजिटिव है मतलब वेस्टर्न साइड ज़्यादा गर्म हो रहा है तो स्वाभाविक है कि ज़्यादा भाप इंडिया में आएगा, है ना। तो इंडियन ओशन डाइपोल, बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन अल नीनो भी भारत के मानसून को इफेक्ट करता है। और जो अभी जो अल नीनो का जो चक्कर है, उस चक्कर में क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में गर्मी बढ़ेगी, ऑस्ट्रेलिया में बारिश कम होगी, इंडिया में बारिश कम होगी, इंडोनेशिया में बारिश कम होगी। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वर्ल्ड का मैप तो आपको याद आ ही रहा होगा, वो तो क्लियर हो रहा होगा आपको, क्योंकि मैप तो काफ़ी प्रैक्टिस किया आपने। तो आपको दिख रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया से हम बारिश का जो रास्ता है इंडिया तक वो थोड़ा कम हो रहा है। तो यही बात कर रहा है कि एक्सट्रीम्स ड्रिवन बाय इंटेंसिफाइंग अल नीनो अलोंगसाइड रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ इन क्लीन एनर्जी अडॉप्शन, दोनों चीज़ें भी हुई है रिसेंट में। कुछ कंट्री जो है क्लीन एनर्जी पे अच्छा काम कर रहा है, इंडिया भी अच्छा काम कर रहा है। इंडिया जो है क्लीन एनर्जी में बढ़िया काम कर रहा है। सोलर से हम लोग बिजली बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। सोलर पार्क बना रहे हैं, छतों के ऊपर सोलर लगा रहे हैं। तो हम लोग सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे, तो क्लीन एनर्जी है। तो हम लोग गाड़ियों में काफ़ी सारे बैटरी का अडॉप्शन कर रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, वो भी तो क्लीन एनर्जी होता है। तो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स की हम बात कर रहे हैं एंड वार्मिंग थ्रेशोल्ड्स। तो ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर्स पॉइंट टू एन इंक्रीजिंगली वोलाटाइल एटमॉस्फेरिक एंड ओशनिक एनवायरनमेंट। ये बहुत ज़्यादा जो है ग्लोबल क्लाइमेट इंडिकेटर जो है, हम क्या कह रहे हैं, सेकेंड चैप्टर जो हमारा सेकेंड एशे जो है उसके की वर्ड्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज के डेवलपमेंट में। पिछले साल जो बच्चों ने एशे लिखा वो एशे आज नहीं लिखना है, हमें आज के एशे में आज के बारे में बात करनी है। अभी जो चल रहा है उसको लिखना पड़ेगा, नंबर बढ़ाना है। तो स्वाभाविक बात है कि जीएस के पर्सपेक्टिव से हम ऐसे लिखने का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले भी लिखेंगे तो इसी परिप्रेक्ष्य में नीचे में हिंदी में उसी चीज़ का लिखा हुआ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो वोलाटाइल एटमॉस्फेरिक जो हमारा एटमॉस्फेयर उसमें बदलाव हो रहा है, ओशन के एनवायरनमेंट में बदलाव हो रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, हमारा ओशन अब पहले से ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है। ओशन क्या हो रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। और एसिडिक एनवायरनमेंट होने से किस कारण एसिडिक हो रहा है, क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो है ग्लोबल मीन टेम्परेचर, जो पूरे धरती का जो मीन टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है और ऊपर से क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लंद फंद जो छोड़ रहे हैं, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, तो उससे जो कोरल्स हैं, जो ओशन के अंदर कोरल्स है, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, हम लोग क्या बोले थे कि ओशन ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पढ़े थे ना। तो ये जो ऑक्सीजन, जो ओशन का एसिडिटी बढ़ने से ऑक्सीजन का जो देना होगा कम हो जाएगा, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कम हो जाएगा। तो ये अल नीनो जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का ही है, WMO वार्न किया है कि जितना अल नीनो का इफेक्ट है, पावरफुल अल नीनो डेवलपिंग एंड इंटेंसिफाइंग थ्रू लेट 2026, अभी जो है इतना तेजी से बढ़ेगा अल नीनो का इफेक्ट कि फर्दर वेदर डिस्ट्रप्शन होगा, ज़्यादा सूखा पड़ेगा। तो भारत को चिंता करने की बात है। लेकिन भारत बोल रहा है कि हमारे यहाँ अल नीनो के अलावा बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, हो सकता है कि उतना प्रभाव न पड़े। ये हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग बोलते हैं। लेकिन वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलिया में चूँकि ड्राई वेदर हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में जंगल और श्रब बहुत ज़्यादा हैं, तो सूख जाता है, गर्म हो जाता है, आग लगा तो आग बड़ी तेज़ी से फैलता है ना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ओवरशूट वार्निंग, आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, फिर से मैं समझाना चाहता हूँ कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब ये नहीं होता है कि आज 1-1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया तो इसको हम कहेंगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये नहीं कहेंगे। ठीक समझ गए ना। या किसी खास जगह पर 1.5 डिग्री बढ़ गया तो इसको भी हम नहीं कहेंगे, ठीक है ना।
ये इसका मतलब है कि पूरा हम ग्लोब को खींचे ऐसे, अब पूरा ग्लोब में ऊपर में क्या है, आर्कटिक है, नीचे में अंटार्कटिक है। क्लियर है? ऊपर में पूरा बर्फ है और नीचे में पूरा बर्फ है। इसके इर्द गिर्द के जो कंट्री है, जैसे कनाडा है, इधर ग्रीनलैंड है, इधर साइबेरिया है, इधर जापान का ऊपरी एरिया है, इस समय टेम्परेचर तो हमेशा कम रहता है। अंटार्कटिक रीजन में, साउथ अमेरिका के नीचे वाला, अफ्रीका के नीचे वाला, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में इस समय तो टेम्परेचर कम रहता है। इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। इस सबों का ग्रिड हम बना लें और ग्रिड बना के हम ये देखें कि 1850 में 1850 मतलब आज से करीब 175 साल पहले ये पूरे दुनिया का अगर ग्रिड वाइज टेम्परेचर नापे, आर्कटिक का नापेंगे तो -40 भी जा सकता है, -40 भी जा सकता है। ये सबको अगर नापे तो हमारा धरती का ग्लोबल मीन टेम्परेचर आया 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लिया कितना आया, 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 1850 में। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ रहे हो कंसेप्ट को? ये कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बच्चे नहीं समझ पाते और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और अब हो गया 2026 है ना। अब मान लिया कि ये टेम्परेचर बढ़ के 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। ये जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड 1850 से जो बढ़ा, इसको कहेंगे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना। मेरी बात समझ में आई? और ये जो बढ़ जाएगा तो इतना से बहुत बड़ा नुकसान है। अगर धरती पर हनी बी जो है वो प्रजनन करना बंद कर दे, पता है कि नहीं हनी बी कैसे प्रजनन करता है? नहीं पता है? बड़ा इंटरेस्टिंग हनी बी का। हनी बी में एक क्वीन बी होती है, एक क्वीन बी होती है। क्वीन बी जो है एक बार फ्लाइट लेती है ना, फ्लाइट लेती है, बहुत ऊंचा जाती है, और उसके पीछे पीछे जितने भी मेल होते हैं ड्रोन से वो सब जाते हैं, और एक जो है उसके साथ फर्टिलाइज करता है, सेक्सुअल कॉपुलेशन करता है। कॉपुलेशन करने में जो मेल कर पाता है वो मेल मर जाता है, क्योंकि उसके टेस्टिकल्स, उसके बॉडी पार्ट, आधा पेट उसका सीधा सीधा वो अपने अंदर खत्म, वैनिश। देन ऐसे करके 50, 60, 100, 200, 300, 400 फर्टिलाइज करेंगे वहाँ पर ऊपर में, और सब मर जाएंगे, सब धरती पर गिर जाएंगे। उसके बाद हनी भी आएगी और आके एक जगह पर थोड़ा सा अपना शेल बनाने लगेगी। बाकी सब जितने मेल्स हैं उसको चाटने लगते हैं और वो हो जाते हैं इनफर्टाइल। उसके बॉडी से ऐसे तरह का केमिकल्स, फेरोमोन्स निकलता है कि बाकी सब अब किसी काम के नहीं है। क्लियर है? जो फीमेल है वो भी चाट रही है, वो भी हो गई खत्म। क्लियर? वो भी आगे बच्चा नहीं दे पाएंगे। अब वो कॉलोनी में वो हनी भी अब जिंदगी भर उसमें अंडा देती रहेगी। क्या देती रहेगी? अंडा देती रहेगी। और जो अंडा देगी वो धीरे धीरे उसका कॉलोनी बनाता रहेगा। और मैक्सिमम कॉलोनी में क्या होंगे, कुछ तो ड्रोन्स होंगे जो उसमें रहेगा थोड़े बहुत, और वो ड्रोन्स जो हैं और कुछ जो है सो फोरेजर होंगे जो कि जाके खाना लेके आएंगे। वो खाना लाके थोड़ा सा शहद, मान लिया पूरा जिंदगी में एक चम्मच शहद नहीं जमा कर पाता होगा, लेकिन पूरी जिंदगी में आपके थाली में वो एक हनी भी एक चम्मच शहद नहीं ला पा रही है, जमा नहीं कर पा रही है, लेकिन पूरी जिंदगी में आपकी थाली में कम से कम जो है सो 50-100 किलो सामान दे रही है एक हनी भी। क्योंकि वो जाती है खाना लेने के क्रम में वो पॉलिनेशन करती है फ्लावर के ऊपर में बैठ के, मेल और फीमेल का, मेल का एंथर को ले जाके फीमेल के स्टिग्मा पे चिपका देती है, क्योंकि फूल पे बैठना है, फूल से रस लेना है, तो दोनों के बीच में पॉलिनेशन होगा, वो बन जाएगा फ्रूट। अब चीकू पर बैठा तो चीकू, आम पे बैठा तो आम, जामुन पे बैठा तो जामुन का फल। तो फल लाने में ज़्यादा भूमिका कौन निभा रहा है? हनी बी। ठीक।
अब मान लिया कि हनी बी का जो टेम्परेचर राइज हुआ, क्लियर, तो उसका जो है सब बच्चा जो है सब अंडा देने की कैपेसिटी कम हो गया और अंडा जिंदा नहीं रहेगा, और वो जो है सो अंडा से बच्चा नहीं, अब अंडा ही नहीं आएगा, अंडा ही बेकार हो गया, तो बच्चा तो मिलेगा नहीं। तो आपके प्लेट में खाना कौन देगा? Who will give fruits? Imagine that thing. इसको इमेजिन कीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी बनेगा नहीं एशिया में लिखने का? बनेगा कि नहीं बनेगा? इट इज टू इंटरेस्टिंग। तो दिस 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के इंक्रीज से माना जा रहा है कि हनी बी 50% खत्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये बोल रहा है कि ये पेरिस में जो हुआ, यूएन का जो आपका पेरिस एग्रीमेंट में जो हुआ कि 1.5 डिग्री पर रोक देना है, इससे ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो समझिए कि 99% कोरल जो है वो खत्म हो जाएंगे ओशन से। कितना खत्म हो जाएगा? 99%। मधुमक्खी, आप जिंदा रहेंगे नहीं। आप कितना सिंथेटिक प्रोटीन बनाइएगा, कितना केमिकल से क्या बनाइएगा? हम तो खाते तो नॉर्मली प्लांट वाला ही चीज ना है। वो थोड़ी हम एस्ट्रोनॉट तक स्पेस में जाएंगे और हम जाके जो है सो एक टेबलेट खा के जिंदा रह जाएंगे, ये तो नहीं रहेगा। तो ये जो है अंडर स्कोरिंग अर्जेंसी फॉर रिड्यूसिंग, हमको इमिशन को कम करना होगा ताकि टेम्परेचर को धीरे धीरे हम घटाते जाए। सीवियर हीट वेव एंड वाइल्ड फायर, अभी क्या हुआ है कि फ्रांस में, स्पेन में स्थिति ये हो गई कि वहां पर खाली फायर हो रहा है। 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन में आग लगी है। बताइए, कभी गर्मी पड़ रहा है, 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। आप सोच नहीं सकते कहां पर? मेडिटेरेनियन ओशन के साउथ में, जहां अफ्रीका है। 49 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का मतलब हो गया कि लाइफ पूरा डिस्टर्ब कर जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी गजब तरीके से डाइवर्स करेगी। क्लियर है कि नहीं? ब्रूटल समर हीट वेव्स यूरोप में, स्पेन में और फ्रांस में काफी ज्यादा आग डेवलप कर रहा है। तो ये ब्रीच्ड प्लेनेटरी बाउंड्रीज, इंडिया का एनवायरनमेंट का रिपोर्ट है कि ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, इकोसिस्टम में स्ट्रेस है। जो इकोलॉजिकल रिसर्च पब्लिश हुआ है नेचर क्लाइमेट चेंज में, वो बोल रहा है कि इकोलॉजिकल नोवेल्टी बहुत प्रॉब्लम्स में आ रहा है। एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में है कि क्लीन एनर्जी का माइलस्टोन हमको डेवलप करना होगा। तो ये बोला एक्सेलरेटिंग ए जस्ट ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल से हटाना है और हमको सोलर में आना है। हिंदी वालों को हिंदी मिलेगा, तो हिंदी वाले परेशान न हो, नीचे में हिंदी में है, समझना है आपको। समझ के शब्द तो आपको मिल ही जाएंगे हिंदी में। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इस सस्टेनेबल पाथ पे लोअर कॉस्ट पे जब मिलेगा, इथेनॉल 20 जो हम मिला लेंगे तो हमको एक रिलायबल सस्टेनेबल एनर्जी प्लान बना सकते हैं और धरती को हम बचा सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसके आधार पे आपको हम एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, लिख रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इम्प्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि धरती के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही ले आएं, 2 डिग्री तक जाने ही नहीं दे। अब प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब 1850 के तुलना में 150 के हिसाब 1850, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट पर विचार कीजिए। क्लियर है कि ग्लोबल मीन वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड implies that every geographical region, पूरा geographical region will experience a uniform temperature rise of 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है कि गलत है? 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ग्लोबल वार्मिंग अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि धरती के हर जगह पर यूनिफॉर्मली 1.5 बढ़ रहा है।
नहीं है, यही तो समझना है तुमको। कहीं पर बहुत ज़्यादा और कहीं पर बहुत कम, हम उसको ग्लोबल मीन टेम्परेचर कहते हैं। समझ गए? हर जगह नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल तो हो रही है। यहाँ पर कभी 5 डिग्री बढ़ सकता है, क्या बोले, अफ्रीका में 49 डिग्री हो गया, वहाँ पर 11 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, समुद्र में 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, आर्कटिक में 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। क्या लिख रहा है? यूनिफॉर्म वर्ड दे रहा है, यूनिफॉर्मिटी तो नहीं होता है ना बेटा। नहीं पढ़ोगे वर्ड बाय वर्ड तो कभी नहीं निकाल पाओगे। तुम लोग क्या करते हो, एजम्पशंस लेकर चल देते हो, यहीं से तुम लोग मार खा जाते हो। पढ़ने का मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन। वर्ड समझोगे तब ना लाइन पे आओगे, तुम वर्ड ही नहीं सब पकड़े हो। कितनी बड़ी गलती हुई। तुम करने गए कितना नंबर, 2 नंबर लाने, कितना नंबर लाने गए, 2 नंबर। एक यूनिफॉर्म वर्ड नहीं समझे तो तुम कितना नंबर पे आ गए, -0.66 आ गए। कितना पे आ गए? कहाँ गए थे छब्बे बनने, और कहाँ तुम क्या बन गए, दूबे भी नहीं बने, गाय भी हो गए। काहे भाई? एक यूनिफॉर्म वर्ड नहीं क्लियर था। मेरी बात समझ रहे हो ना? खतरनाक चीज हम गेम खेल रहे हो। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिहार में, भारत में कहीं नौकरी लेना है तो बाबू एक लाइन याद रखना, सरकारी नौकरी का मतलब है वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन। क्योंकि वहाँ एक वर्ड के ऊपर में किसी का घर टूट जाता है या किसी का रोड चौड़ा होता है, कभी रोड कहीं चौड़ा नहीं होता है, एक ही वर्ड, एक ही लाइन है। समझ रहे हो ना? उसी के आधार पे ब्यूरोक्रेसी डिसीजन लेती है। तो वर्ड बाय वर्ड प्रोफेसर का नौकरी नहीं करने जा रहे हो कि वहाँ 4 लाइन गलतो बोल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, तभी ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेट किया जाता है। क्लियर हो गया? जब मैं बोलता हूँ इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है? आंख बंद करके 4 बार फिर बोलना घर जाके, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड। ये नहीं कि तो शिकारी आएगा दाना बिछाएगा फिर जाल में फंसना नहीं, रट तो लोगे फिर बाद में मेरी बात नहीं समझोगे तो फिर फंसोगे। क्लियर है ना? हाँ क्लियर रहो। अब तुम्हारा दूसरा यहाँ तो क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, अंत में जाके मीन बनता है। ठीक है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग, 2 डिग्री बढ़ गया 1850 से। जब भी ऐसा हो तो इसका मतलब 1850 से। आइस फ्री आर्कटिक समर, आइस फ्री आर्कटिक समर, समर में आइस जो है आर्कटिक में आइस फ्री हो जाएगा, आइस खत्म हो जाएगा। इज प्रोजेक्टेड टू अकर मोर फ्रिक्वेंटली देन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 डिग्री पर ज़्यादा आइस खत्म फ्री हो जाएगा आर्कटिक में देन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सही है? बिल्कुल सही है, एकदम लाइन क्लियर है। ये बोल रहे हैं कहाँ भाई, जब 2 डिग्री बढ़ेगा तो आइस मेल्ट होगा, ये तो ठीक दिख रहा है। तुमको क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नहीं पढ़ना सीखोगे फिर बहुत मुश्किल है, नहीं आएगा। बहुत अस्थिर दिमाग से क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ठीक है? लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम रोक देते हैं, कुड कंसिडरेबली रिड्यूस द लॉस ऑफ कोरल रीफ्स कंपेयर्ड विथ वार्मिंग 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, विल कंसिडरेबली रिड्यूस, ठीक है। Difference between 1.5 degree centigrade and 2 degree centigrade has little effect on projected global mean sea level rise. Difference between 1.5 और 2 के बीच में little effect, little word नहीं, बहुत बड़ा इफेक्ट है। एक में 50% मधुमक्खी मर रहा था, एक में 99% जा रहा है। मच मैसिव इफेक्ट। ये गलत, तो ये तुम्हारा गलत, ये तुम्हारा गलत, तो क्या सही है? 2 और 3, यही ना हुआ आंसर? क्या
Difference between 1.5 and 2 degree centigrade has little effect on projected global mean sea level rise. बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है, इतना बर्फ पिघल जाएगा ना कि सी लेवल राइज हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो वो भी ये कंसेप्ट क्लियर अभी कर देंगे कि वो भी है, सिर्फ मोर्टेलिटी नहीं है, सी लेवल राइज भी हो जाता है, बहुत बड़ा इफेक्ट है, दोनों के बीच में इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। 1.5 और 2 डिग्री में हाई इफेक्ट है, हर चीज़ में बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो ये तुम्हारा दे रहा है आंसर 2 और 3, बात समझे? 2 और 3 सही था। सिमिलर वे तो ये दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग इज वर्ल्ड वाइड एवरेज एंड डज नॉट मीन यूनिफॉर्म वार्मिंग एवरीवेयर। ठीक है, ये लाइन तुमने यूनिफॉर्म ध्यान से नहीं पढ़ा था। द एडिशनल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड substantially increase the risk of Arctic ice loss, coral reef destruction and sea level rise। तीनों में आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। 2 डिग्री होगा तो भाई बहुत सारे आइलैंड तो डूब ही जाएंगे। 1.5 तक थोड़ा सा अभी बच रहा है। और अभी क्या स्थिति बोल रहा है रिसेंट डेवलपमेंट? हम 1.5 के थ्रेशोल्ड पे बैठे हुए हैं, करीब करीब हम पहुंच ही गए हैं वहां पर। सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। तो ये जो है आपको क्वेश्चन पढ़ना भी हम सिखा दिए। अब हम आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। यहाँ देख लेते हैं 1.5 डिग्री का मतलब है कि एवरी लोकेशन, इट डजंट मीन, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हर लोकेशन 1.5 डिग्री वार्मर हो जाएगा। इसका मतलब है नहीं कि हर दिन 1.5 डिग्री हॉटर हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि हर जगह टेम्परेचर 1.5 डिग्री पर रीच कर जाएगा, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ग्लोबल मीन टेम्परेचर क्लियर है ना? आपको हमने क्लियर कर दिया। हम जानते हैं कि स्टूडेंट, यूपीएससी वाले जानते हैं कि स्टूडेंट कहाँ फंसेगा। वो थोड़ा सा नोट में फंसेगा, थोड़ा यूनिफॉर्म में फंसेगा, थोड़ा लेस में फंसेगा, थोड़ा एडिक्वेट में फंसेगा, कहीं अप्रोप्रिएटली वर्ड में फंसेगा, वो फंसेगा वो। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है, हम लोग को मसूरी में ट्रेनिंग यही वर्ड के ऊपर ही दिखाया जाता था कि वर्ड अगर तुमने नहीं पकड़ा तो फांसी की सज़ा तुमको मिल जाएगी, वर्ड ही पकड़ना होगा। क्लियर है ना? कोरल रीफ डिक्लाइन 1.5 पर 70 to 90% तक जाएगा। यहाँ कितना जा रहा है? 99%। पीपुल एक्सपोज टू सेवियर हीट एटलीस्ट वंस एवरी 5 ईयर्स। 14% पॉपुलेशन पर अब फर्क पड़ेगा सीवियर हीट का। यहाँ तो हीट स्ट्रोक लगेगा। आइस फ्री आर्कटिक समर 1 साल में, 100 साल में एक बार होगा। यहाँ पर तो करीब करीब हर 10 साल में होगा। सी लेवल राइज यहाँ तो ज़्यादा नहीं होगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है ना? तो पढ़िएगा इसको। तो ये 0.5 डिग्री है सच ए लार्ज इफेक्ट हाउ? क्योंकि आर्कटिक आइस मेल्ट कर रहा है। आर्कटिक आइस मेल्ट करने से यूरोप में गर्मी बढ़ जाएगी, यूरोप के आदमी भागना पड़ेगा उनको, है ना? एक्सट्रीम टेम्परेचर राइज फास्टर देन दी एवरेज। कहीं जहाँ एक्सट्रीम होगा बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, है कि नहीं? नेचुरल सिस्टम है थ्रेशोल्ड्स। तो यहाँ पर कि कोरल, ग्लेशियर, क्रॉप्स मतलब मधुमक्खी, फॉरेस्ट कैन टॉलरेट स्ट्रेस अप टू सर्टेन लेवल। समझ रहे हो ना? आफ्टर दैट थ्रेशोल्ड इज क्रॉस्ड, अगर 1.5 के ऊपर बढ़ता जाएगा, 2 के पहले पहुंचने के पहले ही आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। डैमेज में एक्सीलरेट बिकम्स इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल कोरल रीफ आर प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन 70%। जब ये हो जाएगा तो करीब करीब कोरल खत्म ही हो जाएगा। तो ये आपको मेजर, हिमालय का मेल्टिंग ज़्यादा होगा, पोलर आइस का, परमाफ्रॉस्ट जो आर्कटिक के अगल बगल में पूरा बर्फ जो जम जाता है, परमाफ्रॉस्ट, उसके नीचे लाइफ हो जाता है, पानी रहता है, नहीं ऊपर में परमाफ्रॉस्ट है, नीचे लाइफ होता है, इसमें कुछ लाइकेंस होते हैं, इसका भी प्रॉब्लम हो जाएगा। क्रॉप फेलियर होगा, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। ये आपको इतना तो समझ में आ गया। तो मैंने क्या है, आपको बेसिक कंसेप्ट अगर पूरा क्लियर है,
जो कीवर्ड्स हमने बताया वो अगर क्लियर है तो आपको ऐसे लिखने में एक बढ़िया सा एक इमेजिनेशन जा रहा है कि नहीं। हम पहले ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखवाए हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का सबसे बेस जो है वो क्या है? रिमेंबर द फैक्ट। क्या वर्ड है? रिमेंबर द फैक्ट। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है तो ऐसे में क्या सुथनी लिखोगे? सुथनी वर्ड समझ रहे हो ना? गांव में जब कुछ नहीं होता था तो सुथनी कहते थे, और सुथनी आजकल पाया गया है कि अलुआ की तरह होता है, स्वीट पोटैटो की तरह। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, है ना? तो आप किसी काम के नहीं रह जाओगे। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है तो ऐसे क्या लिखोगे? क्लियर है ना? बीपीएससी ने 2 ऐसे लिखे, पूछे 2, कोई एक पे लिखना था लेकिन क्या चाहता था कि स्टूडेंट्स के साथ रिमेंबर द फैक्ट्स। फिर फैक्ट का क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। नहीं, लास्ट में क्या करेंगे? उसको क्रिएट करेंगे क्रिएटिव वे में। तो यही क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज डिस्ट्रॉयर ऑफ द क्रिएशन। इसी बस इतना ही नाम दिया था, लिखा था इस पर, ऐसे लिखिए 1000 वर्ड्स में। हम इसको आपसे 1000 वर्ड्स में नहीं लिखने की पहली बात करेंगे, बिकॉज आई नो दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, नो डाउट। यू नीड टू राइट इन 250 वर्ड्स। यहाँ से शुरू करो लिखना, फिर थोड़ा कोशिश करो, फिर एक बार और पढ़ो मेरे नीचे के एसे को, फिर इसको बढ़ा के 400 वर्ड्स पर लाओ। फिर सोचो कि भाई 400 वर्ड्स बहुत अच्छा, शाबाशी दो अपने को, पैट योरसेल्फ, खुश हो जाओ कि भाई हमने 400 वर्ड्स में सर ने बोला हम लिख लिए 2 बार में। छोड़ दो, अभी इतना ही पर रहो। ग्रेजुअली हम तुमको तैयार कर देंगे और तुम कहाँ तक पहुँच जाओगे? 1200 वर्ड तक। अगर तुम 250 से 400 वर्ड पे आ गए हो तो कुछ ही दिनों का प्रैक्टिस के बाद तुम 1200 वर्ड्स तक तरीका जान जाओगे लिखने का। जिस दिन जान गए 1200 वर्ड लिखने का, उस दिन नोबडी कैन कैच यू। फिर आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी, आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा, और आपको सोसाइटी रिस्पेक्ट भी बहुत करने लगेगा। यू विल बिकम द ऑल टाइम रिस्पेक्टेबल पर्सन। कहीं भी जाओगे किसी ऑफिसर के पास, तुरंत समझ जाएगा कि दिस मैन इज हैविंग सम डेप्थ, इसका डेप्थ काफ़ी है। ही विल रिस्पेक्ट यू। पैसा वाला आदमी एक ही जगह रिस्पेक्ट पाता है जहाँ उसके पास पैसा होता है। नॉलेजेबल आदमी को कहीं भी रहेगा रिस्पेक्ट मिलेगा। क्या सही बात है कि नहीं? बहुत सारे लोग हैं, पता है कि नहीं? एक आदमी सिंपल सा अच्छा वो ड्राफ्टिंग करता था, वो बेचारा गांव में बैठ गया। आई नो 1 पर्सन, और अच्छा ड्राफ्टिंग करता था। ही वॉज हेडमास्टर ऑफ ए स्कूल। सब गांव वाला उसके पास पहुंच गया कि भाई सर आप इतना अच्छा करते हो और हम सबका चिट्ठी आप ही लिख देते हो, सबका कोर्ट केस का पेपर आप ही देख लेते हो, सबका ज़मीन का पेपर आप ही देख लेते हो, हर समय करते ही रहते हो। तो बोला करे हमको पेंशन मिलता है, हमको भी तो टाइम पास करना है ना, तो हम यही काम कर रहे हैं तुम्हारा। सब बोला कि ना आपको हम लोग मुखिया बनाएंगे। बोला कि ना हम मुखिया उखिया नहीं बनेंगे, सब उसका फौरन बनना ही पड़ेगा। बैठ गया उसके यहाँ, और जानते उसके विरुद्ध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ और निर्विरोध बन गया मुखिया। अब वो मुखिया बनने के बाद बोलता है कि बाप रे इतना ज़्यादा पावर हो गया हमारे पास कि हम तो सोचे ही नहीं थे। तो अब उसका मन कर रहा जिला पार्षद बनने का, वाकई में बन भी जाएगा। समझ रहे हो ना? बिकॉज ही इज गेटिंग रिस्पेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ हिज नॉलेज। लाइफ लॉन्ग का रिस्पेक्ट हो गया ना उसका, लोग उसको याद करते हैं। क्लियर है ना? तो दैट इज द थिंग। सो आप इसको 250 वर्ड से 400 वर्ड, 400 वर्ड से बाद में हम करवा लेंगे 1200 वर्ड। आई नो ये यहाँ तक तो ही लाना है आपको। एक बार ऐसे इसको पढ़ोगे तो एक तरीका तुम्हें दिखने में आ जाएगा। हम बहुत ज़्यादा इस पर डिटेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम समझा दे रहे हैं कि ऐसे पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे। जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिएशन, कि ये जो है इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का असंतुलन जो है वो क्रिएशन का, जो प्रकृति का विनाश का संकेत है।
महात्मा गांधी के कोटेशन शुरू किया गया ऐसे कि द अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरीबॉडीज पर्सनल नीड बट नॉट एवरी पर्सन ग्रीड। ठीक है, शुरू में इंट्रोडक्शन में लिखा है, इंट्रोडक्शन वर्ड लिखने की जरूरत नहीं, हम सिखाने के लिए आपको लिख रहे हैं ना, कि क्रिएशन इज नॉट मेयरली द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। खाली आदमी के रहने को हम क्रिएशन नहीं कह सकते, हारमोनियस को एग्जिस्टेंस को हम क्रिएशन कहते हैं। हारमोनी नहीं, सबका समग्रता, सॉइल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, माउंटेन, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबका अगर बैलेंस है तो दैट इज द अल्टीमेट क्रिएशन। नहीं, एवरी कंपोनेंट ऑफ नेचर इज कनेक्टेड, सब कनेक्टेड है थ्रू एन इंट्रिकेट इकोलॉजिकल वेब, एक वेब बनाता है। व्हेन दिस बैलेंस इज मेंटेन्ड, जब बैलेंस रहता है लाइफ फ्लोरिशेज, लाइफ फ्लोरिश करता है। व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड बियॉन्ड नेचर्स कैपेसिटी, नेचर अब रिकवर नहीं कर पा रहा है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दोगे कि रिकवर नहीं करने लायक है, क्रिएशन इट सेल्फ कम्स अंडर थ्रेट, क्रिएशन खुद ही थ्रेट में आ जाता है। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस क्या है? रिफर्स टू सीरियस डिसरप्शन इन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन है, बायोडाइवर्सिटी लॉस है, एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है कि नहीं, तो सॉइल लॉस हो रहा है। तो ये सभी जो है आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ इम्बैलेंस। Therefore, a statement that environmental imbalance is destroyer of creation is not merely philosophical. ये philosophical नहीं है. It describes the growing scientific and civilizational reality. ये तो बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा है। कितना सिंपल ढंग से इसको समझाया गया है, क्लियर है ना? बहुत सिंपल है। नेचर में क्या है? एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, यही दिया गया है। नेचर ऑपरेट्स थ्रू द साइकिल्स ऑफ बैलेंस। सिंपल वर्ड। फॉरेस्ट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, फॉरेस्ट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेता है एंड रिलीजेज ऑक्सीजन। रिवर्स ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर में चला जाता है। वेटलैंड ऑब्जर्व फ्लड वाटर while insect pollinate crops। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अंदर में है, राइजोबियम वगैरह। रिसाइकिल ऑर्गेनिक मैटर एंड मेंटेन फर्टिलिटी। प्रेडेटर्स रेगुलेट प्रे पॉपुलेशंस। अब गांव में शियार भी है तो जो मरे मुरे मवेशी है वो दूर से सूंघ लेता है, जाके उसको खा कर खत्म कर देता है, तो स्कैवेंजर है वो। ओशन मॉडरेट द ग्लोबल क्लाइमेट। ओशन क्या करता है? क्लाइमेट को मॉडरेट करता रहता है। अगर डिस्टर्बेंस इन वन कंपोनेंट, हम एक जगह डिस्टर्ब करते हैं तो अफेक्ट सेवरल अदर्स। सही बात है, एक जगह कंपोनेंट डिस्टर्ब करे, जैसे डिफोरेस्टेशन अगर करेंगे रिड्यूसेज कार्बन ऑब्जॉर्प्शन, कार्बन फोटोसिंथेसिस कम होगा। एक्सीलरेट सॉइल इरोजन, रेनफॉल डिस्टर्ब कर देता है। डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जंगली जानवर को रहने का जगह नहीं मिल पाता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर contaminate soil and water, while declining soil fertility increases further chemical use। फिर जो है soil fertility कम होता है, किसान और ज़्यादा फर्टिलाइजर लगाते हैं। Thus environmental imbalance develop through a chain reaction rather than an isolated event। इसीलिए जो environment का जो imbalance है एक चेन रिएक्शन हो जाता है, एक सिंगल घटना नहीं होती है। क्लियर है? एंशिएंट इंडिया ने बोला है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अथर्ववेद बोलता है अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर्षन। द प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम बोलता है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। भारत का सिविलाइजेशन रिवर को, फॉरेस्ट को, माउंटेन को, एनिमल्स को अपनी माँ या सेक्रेड मानता है और बोलता है कि आदमी का एग्जिस्टेंस जो है इनसेपरेबल है। अब छठा क्लास में एक हम पढ़ाए भी अभी कुछ दिन पहले कि तिब्बत के लोग हिमालय को चंगलुंगमा कहते हैं, नेपाल के लोग उसको
सागर माथा कहते हैं। दिस ऑल मीन्स मदर। भारत के लोग गंगा को माता कहते हैं, नर्मदा को माता कहते हैं। तो शो वी रिस्पेक्ट। हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनके फॉर्म एनिमल के फॉर्म में होता है। बहुत सारे गॉड है। गणेश जी को हाथी मानते हैं, हनुमान जी बंदर में देखते हैं हनुमान जी, ताकि हम जानते हैं कि एवरी कंपोनेंट इज इम्पोर्टेंट। सबको रिस्पेक्ट करने की बात है। डिफरेंट गॉडली क्रिएशंस। कृष्ण को क्या कहते हैं? गोपालक कहते हैं। तो वी अंडरस्टैंड कि हर का जो है अपना रिलेशन बना हुआ है। दुर्गा जी सिंह पर बैठती हैं ताकि हम लोग प्रिजर्व करें शेर को। कोई बाघ पे है, कोई गरुड़ पे है, तो हम लोग उसको प्रिजर्व करने की बात करते हैं। इवन चूहा को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। क्लियर है ना? तो मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, द क्लाइमेट चेंज इज इट्स मोस्ट विजिबल मैनिफेस्टेशन। मैंने क्यों बताया इतने एग्जाम्पल्स? ताकि आप 1200 वर्ड बनाना सीख जाओगे। क्लियर है कि नहीं? इस लाइन के साथ ये सब लिखोगे तो और इमेजिनेशन और क्रिएटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट वाइटल विजिबल मैनिफेस्टेशन दिखता है अभी। ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज कर दिया है। ग्रीन हाउस गैस बढ़ने लगे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है। फ्लड्स आ रहा है, सूखा आ रहा है, जंगल में आग लग रही है, साइक्लोन्स हो रहे हैं, ये सब डैमेजिंग हो रहा है। आईपीसीसी ने वार्न किया है कि ये सब इंक्रीमेंट बाद में क्लाइमेट का हजार्ड बन जाएगा और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री का जो टेम्परेचर राइज होगा उसके कारण ये छोटा सा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉन्सिक्वेंस तो बहुत बड़ा है इसका, डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज है। फिर वहाँ पर कहानी सुनाओ मधुमक्खी का, है कि नहीं? बढ़ जाएगा लैंग्वेज। ये काफ़ी पीपल को सीवियर हीट हो जाएगा। नियर टोटल डिस्ट्रक्शन कोरल रीफ का हो जाएगा। फ्लड एंड वाटर का इनसिक्योरिटी हो जाएगा। डिफोरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम होगा, पोल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस से क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब पैराग्राफ में लिखा हुआ है। आपको बहुत आराम से संत की तरह, साधु की तरह बैठ के सबको आंख बंद कर करके, एक अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होता है वो जानते हो उसका आंख ज़्यादा बंद होता है, वो स्लीपिंग का टाइप का हो जाता है, वो ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा कंटेम्पलेट करता है और पढ़ने के बाद फिर आंख बंद करके सोच लेता है, तो फिर उसके बाद क्या करता है? वो लिखता है। हम लोग किसी के पढ़ने के स्टाइल को देख के समझ सकते हैं कि हाउ मच प्रॉपर स्टूडेंट ए पर्सन इज। उसको बचपन से ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। नहीं तो क्या होगा? वो अपने आप को बिजी रखेगा, बिजी फॉर नथिंग। वो दुनिया के 50 काम में बिजी रखेगा। मतलब किसी हाउस वाइफ को बोलो पढ़ाई करना है तो उसका नमक खराब होगा घर में, तुरंत बोलेगा नमक न है घर में, नमक लेके आइए ना, मंगवाइए ना। फिर थोड़ी देर के बाद उसका गैस सिलेंडर खराब होने लगता है। मतलब कि पढ़ाई 2 घंटा के अंदर में उसके सब काम उसके खराब हो गए। रियली आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। क्या? हाँ, वही होता है। तो ये क्या है कि जब गहराई में जाओगे, बुद्धा ने क्या बोला? बुद्धा ने अनंत को मरने के समय में यही बात बोला था महापरिनिर्वाण के पहले, कि आप पहले अस्थिर पानी में जाओ जहाँ पानी ठहरा हुआ हो और उसको नीचे अंदर गहरे में डालो, वहाँ से जो पानी निकलेगा वो साफ पानी, वो ज्ञान है। तो किसी भी आदमी के मनोस्थिति जो है 2 घंटा पढ़ने का देख के आप समझ सकते हो कि ज्ञान लेने वाला है कि ज्ञान लेने वाला नहीं। उसको एक दिमाग में डिस्ट्रक्शंस होगा, ये वाला काम, ये वाला काम, ये वाला काम। मोबाइल का नोटिफिकेशन देखना शुरू हो जाएगा उसका, है कि नहीं? नोटिफिकेशन आया कि नहीं, कुछ चेंज हुआ कि नहीं। क्लियर है ना? तो ये आपके प्रॉब्लम्स लग जाते हैं। सो आपको करना क्या है, इसी को कैसे पढ़ना है? हाँ, पॉल्यूशन से क्या है, क्या सर ने लिखा है देखना है कि पॉल्यूशन हैज कन्वर्टेड इसेंशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम इनटू कैरियर्स ऑफ डिजीज। पॉल्यूशन ने क्या किया है, जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको बीमारी में कन्वर्ट कर दिया है। हो ही रहा है ना? कैसे हो रहा है भाई? आंख बंद करो, सही बात है, पॉल्यूशन आ गया। अब क्या है कि ये जो है हवा है वो नाक में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। दिल्ली में अगर हम रहें तो एक
घंटे के अंदर में इतने गंदी हवा नाक में जा रही है कि जैसे कि आप 3 सिगरेट पी लिए हो। तो हर घंटा में 3 सिगरेट अगर पी रहे हो तो एक दिन में कितना सिगरेट पियोगे? 36। वो आदमी को कैंसर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो एयर पोल्यूशन डैमेजेज लंग्स, लंग डैमेज करता है। रिड्यूसेज प्रोडक्टिविटी, अभी माना यह जा रहा है कि साउंड पोल्यूशन के कारण पुरुष का स्पर्म काउंट कम हो गया। जो आदमी दुकान में बैठता है और बगल से बाजार है तो वहाँ इतना आवाज़ पे पा जो चलता है ट्रक व्रक का, तो उस आदमी का स्पर्म काउंट कम हो गया है, मैन का। तो बताओ एनिमल्स का भी तो हो रहा होगा। तो बाद में पता लगा कि बच्चा प्रोड्यूस करने वाले मेल की संख्या ही बहुत कम है। तो जाइए अपना स्पर्म बैंक में स्पर्म लेके आइए। दिस इज गोइंग टू हैपन। तो डिसअपियरेंस ऑफ यहाँ पर दे ही रहा है प्रोडक्टिविटी और साउंड के कारण हो रहा है। दिस इज हैपनिंग। अनट्रीटेड सीवेज अनट्रीटेड रह गया, प्लास्टिक उसमें बढ़ गया, इंडस्ट्रियल इम्प्लूएंट आ गया, ये सब मिलकर कंटामिनेट गंडक रिवर पूरा बर्बाद कर रहा है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। अभी तो स्थिति ये हो गई है कि गांव में हम बोलते हैं कि भाई ये गांव में क्या है कि बहुत कम जगह पानी है। एक गांव में 3-4 जगह ही पानी है, सब चापाकल सूख गया। और कुछ जगह जो 300 फीट का नीचे गहरा है, कुछ कुछ जगह पानी है, क्योंकि पानी का ग्राउंड वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। क्योंकि कुछ जगह बोरवेल से सोख लिया तो वहाँ भी पानी नहीं है। गांव में लोगों ने भैंस पाल के रखा है, और भैंस की चमड़ी कैसी होती है? काली। मुँह से चमड़ी बहुत पतली होती है। तुम लोग जो है ना, कभी दिमाग लगाओ बढ़िया, चमड़ी का लेवल वही है। वो बोला जाता है भैंस की चमड़ी मोटी होती, नहीं, भैंस की चमड़ी होती है काली। और काला ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा हीट को। क्लियर है? तो उसको नहाना ज़्यादा जरूरी होता है। गाय क्या होता है, ज़्यादा चमड़ी काली तो नहीं होती है, कमी होती है, लेकिन वो हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो गाय, भैंस को नहाना जरूरी होता है। भैंस होता है महंगा। तो जहाँ पीने का पानी होता है वहाँ आदमी भैंस लेके लाइन लेके खड़ा है कि सब लोग पानी भर के जाएंगे तो हम थोड़ा भैंस को भी 4 लीटर पानी डाल देंगे। तो मैं सब छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। तो हम बोले कि इसको पोखरा में काहे नहीं नहला रहे हो? मैंने पूछा कभी किसी से, पोखरा में तो देखो मेरा पोखरा भी भरा ही हुआ है, जाओ वहीं नहलाओ। नहीं सर, पोखरा में बड़ा दिक्कत है कि ये जो खाद वाला पानी या पेस्टिसाइड वाला पानी ये पोखरा में कहीं ना कहीं से घुसा रहता है। और इसमें जो है पोखरा में जो मछली को बढ़ाने के चक्कर में मलाह लोग उसमें बहुत दवा डालते हैं। अगर भैंस को हम अंदर एक दिन नहला देंगे तो इसको इतना घाव होगा कि भैंस मर जाएगी। तो मछली के चक्कर में मछुआरे लोग पोखरा में केमिकल डालते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो उनका फीडर होता है, तो ये मर जाएगी। जस्ट ट्राई टू इमेजिन। नहीं, एक विलियम वर्ड्सवर्थ का एक बड़ा बढ़िया पोएम है कि टू हर फेयर डिड दी नेचर थिंक। टू हर फेयर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें लिख सकते हो। इसमें पूरा लाइन हमको याद नहीं है, हम अभी याद करा देंगे, देखना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहीं ना कहीं यूज में आ सकता है। टू हर फेयर डिड दी नेचर थिंक एंड द ह्यूमन सोल दैट थ्रो मी रैन एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। देखते हैं अपने विलियम, ये सब पोएम अगर तुम्हें याद रहे, अगर सही में 10th क्लास तक पढ़े हो, 10th क्लास में पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ, 10th क्लास के एनसीईआरटी में पोएम है वर्ड्सवर्थ टू हर फेयर डिड द नेचर थिंक, यही ना? टू हर फेयर डिड द नेचर थिंक। देखना, देखो यहाँ यहीं पर तो है। टू हर फेयर डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रैन एंड मच इट ग्रीव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, है ना? स्टेंजा यही है। देखो पोएम निकालते हैं।
ये देखो यहाँ पर है, इसी में कहीं पर है। पहला लाइन है, हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स while in a grove I sat in reclined. In that sweet mood, when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me ran. And much it grieved my heart to think what man has made of man. Through promises truth in that green bower, the periwinkle trailed its wrath, and it is my fear that every flower enjoys the air it breathes. ये दो पैराग्राफ अगर तुम लिख देते हो तो कितना क्वालिटी का ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा कि नहीं होगा? तो लिख लेना, याद कर लेना इसको। द बर्ड्स ग्राउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड दैट थॉट आई कैन नॉट मेजर। मतलब कि बर्ड्स सबके बारे में दे रहा है, नहीं यानी कि एयर वी ब्रीथ, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पहले लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो क्या क्या बहुत नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। साउंड पोल्यूशन करने का, प्लेजिंग म्यूजिक। देखो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सिम्फोनी एंड कैकोफोनी। सिम्फोनी नॉर्मली क्लासिकल बेस्ड इंडियन म्यूजिक जो सिम्फोनी है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जो बजता है पियानो से वो सिम्फोनी है, वो तुम्हारे माइंड को सूद करता है। लेकिन एक हार्ट बीट, ड्रम एंड ऑल दोस थिंग्स, ये प्रॉपर नहीं, कैकोफोनस हो जाता है। Biodiversity loss is perhaps the least visible but most dangerous consequences. Disappearance of pollinator, pollinator मतलब हनी बी, predator मतलब अभी हाइना दिखता ही नहीं है जंगल में आजकल, बहुत कम हाइना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, environmental imbalance as a social and economic destruction, the erratic monsoon, environmental destruction, फिशर फॉक, ट्राइबल कम्युनिटी, सबके लिए प्रॉब्लम है। कितने सारे डायमेंशंस है इसमें। इंडिया और बिहार के पर्सपेक्टिव से, बिहार में क्या है, रिवर्स, हिमालय, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रॉब्लम आएगा, ड्रॉट्स एंड रेन दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, सॉइल क्वालिटी खराब होगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, बैलेंस करना, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। कैसे करेंगे, ये सब कुछ लेवल बताए हैं, फिर बाद में कंक्लूजन कर दिया। तो यू आर फाइंडिंग दैट इस तरीके से तुम्हें 1000 वर्ड्स में अगर तुम ऐसे लिखने का कोशिश करो, शुरू में 250 वर्ड ही लिखो, बाद में उसको बढ़ा के 400 वर्ड पे लाओ। 400 वर्ड को धीरे धीरे हम लोग फिर कोशिश करेंगे उसको 1200 लाने में। ज़्यादा जितना तुमको टाइम 400 वर्ड 500 वर्ड में लगेगा, उससे कम टाइम लगेगा 1000 वर्ड्स में लाने में, 1200 वर्ड्स में लाने में। क्लियर है ना? दैट यू कैन डू, ये करना ही है, देयर इज नो वे आउट। कल आपको ये ऐसे लिखना है। सिमिलर वे सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ भी वही है, लिखता है एसेंशियली ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन द सॉइल, देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट सॉइल एंड नो सॉइल विदाउट लाइफ। ये याद रहे या न रहे, आप एनोनिमस करके भी लिखोगे तब भी जो है उसका इफेक्ट एग्जामिनर वही समझता है, क्योंकि या जरूरी तो नहीं हर चीज़ याद रहे, है ना? याद रहे तो और अच्छी बात है। सिविलाइजेशन हमेशा यही बात करता है, civilization are generally remembered through their monuments, but their survival has always depend upon the thin layer of fertile soil beneath the feet. हमारे पैर के नीचे छोटा सा तो thin layer है fertile soil का, इसी पर civilization चलता है कि नहीं? कितना इंटरेस्टिंग लाइन है। soil produced, soil का formations, soil conservation का क्या इंपॉर्टेंट है, वाटर लॉगिंग, soil acidification, ये सब कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए हैं। soil degradation, consequences of society and the economy, organic farming as a restorative approach। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो क्वाइट नेचुरल, आपको फिकोका का, सुभाष पालेकर का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सब को आप ला सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इन प्रॉपर सधे हुए शब्दों में, सिंपल सिंपल सेंटेंस। लेवल कभी भी बहुत बड़ा मत करना, कॉम्प्लेक्स इंग्लिश मत लिखना, ज़्यादा दिक्कत होगा फिर 8वीं क्लास की किताब के एक बार पढ़ लेना। 8वीं क्लास के सोशल स्टडीज और इंग्लिश की किताब को आप पढ़ लेना, इससे ज़्यादा लेवल नहीं चाहिए। हम इसीलिए बच्चों को हमेशा बोलते, अपने स्टूडेंट को हमेशा बोलते, बेटा
यू स्विच ओवर टू इंग्लिश इफ यू हैव गॉट टाइम। अगर टाइम तुमको है, 1 साल रुक जाना है, रुको। करना क्या है, क्लास 5th के इंग्लिश को लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लो, बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लो। आजकल AI भी आ गया, वो भी आप बोलोगे वो उसको लिखते जाएगा, फिर बताएगा कि आपने क्या गलत बोला है, लिख के बताएगा। आप क्लास 5 के इंग्लिश को 2 बार 3 बार, ज़्यादा नहीं करना है। एक स्टैंडर्ड क्लास 5 का पब्लिकेशन की किताब निकालिए और उसको जो है पहली बार में क्लास 5 तक पढ़ जाइए, आपको 3 महीना लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। फिर आप उठा के फिर एक बार रिवीजन कीजिए क्लास 1 to 5 तक, वो आपको अगली बार में 1.5 महीना होगा। फिर रिवीजन कीजिए, आपको जो है सो 15-20 दिन में होगा। आप 4 बार कर जाइए तो आपकी इंग्लिश का एक लेवल अपने आप डेवलप होगा। देन स्विच ओवर टू इंग्लिश। आप बाकी सब सब्जेक्ट अब इंग्लिश में पढ़ो आप, और इंग्लिश के लेवल को धीरे धीरे बढ़ाते हुए क्या होना, जब कभी आपको ऐसे लिखने में दिक्कत हो, कुछ दिक्कत नहीं है, आप वर्ड आपके पास तो आ ही जाएंगे। आपको दिक्कत लगे आप फिर क्लास 8th तक के इंग्लिश को पढ़ो, 1 बार 2 बार पढ़ो, और क्लास 8th के सोशल स्टडीज को पढ़ो। उससे ऊपर लेवल का इंग्लिश नहीं चाहिए, समझ गया ना। ये इंडिया में इतने लेवल की इंग्लिश की बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो आप यू कैन डू इट। और जैसे ही इंग्लिश में आपने एक ऐसे लिखना शुरू किया, आपका रास्ता IAS बनने का शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इस लेवल तक पहुंचना है। अनलेस यू आर नॉट राइटिंग अ गुड एसे, हाउ कैन यू क्वालिफाई। ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि सब्जेक्ट डोमेन सब कनेक्ट होने लगता है। कल लोग जब आपने सॉइल एसिडिफिकेशन पढ़ा, सॉइल कार्ड पढ़ा, यहाँ लिखा, तो सॉइल कार्ड जब जाओगे पढ़ने इकोनॉमी में तो आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। सॉइल रिक्लेमेशन वर्ड रहेगा तो आपको ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो याद रहेगा ना। क्लियर है कि नहीं। तो इसीलिए तैयारी मेंस परीक्षा के पर्सपेक्टिव से ही करने पर पीटी के फैक्ट ज़्यादा याद होते हैं। नहीं तो पीटी का फैक्ट रट रट के, है ना, आदमी जो है परेशान हो जाता। नहीं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई। पीटी लगाते लगाते तुम कुछ नहीं कर पाओगे। 2.5 आखर मेंस का पढ़े जो पंडित होए, मुख्य परीक्षा पढ़ोगे तुरंत पीटी निकलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। हम मेंस जो है कनेक्टर का काम करता है। बहुत सही वर्ड यूज किए, इट कनेक्ट्स द थॉट्स, इट कनेक्ट्स द फैक्ट्स, और वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता। नहीं तो बोलता है कि सर इतना मन नहीं लगता पढ़ने में, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दे आर नॉट राइटिंग दी लॉन्ग सेंटेंसेज। और दूसरा चीज़, जो टेस्ट के लिए नहीं तैयार होता है। ये 2 चीज़ें बच्चों में गड़बड़ी होती है। कोई टेस्ट नहीं देना चाहता है, कभी नहीं। उसको टेस्ट के लिए जैसे बोलोगे ना तो उसको भागेगा, उसको बहुत तरह के काम याद आ जाएंगे। बोले कि बहुत तरह का तुम लोग हो, आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल ऑफ यू। अब मेरे पास इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। मेरे पढ़ाई का तरीका यही है, मैं क्या करूं। आई एम नॉट दैट गुड टीचर कि मैं आपको जो है सो एकदम पूरा मूवी दिखा दिखा के खाली याद करा दूंगा। वो यूट्यूब में ऐसे टीचर की ब्रीड पाई जाती है ना, वो सब कुछ है ब्रीड जो यूट्यूब में है। मेरा तरीका बड़ा सिंपल सा है, मैं बिल्कुल किताब खोलूँगा, मैं आपको पढ़वाऊँगा और आपसे टेस्ट लूँगा। दिस इज द ओनली मेथड आई नो, दिस इज द मेथड आई हैड अप्लाइड एनीवेयर। वहाँ आज तक सबका सक्सेस मिला है। तो आई एम कॉन्फिडेंट ओवर दिस मेथड, क्योंकि मैंने सक्सेस देखा है। बाकी जितने लोग जो यूपीएससी में यूट्यूब वाले हैं वो खुद भी नहीं निकाले, उनके परिवार में भी कोई नहीं निकालता है। मैं देख रहा हूँ कि मैं भी निकाला, मेरे घर वाले भी निकाले, जो मेरे से जुड़ा सब निकाला। तो काहे नहीं बिलीव करेंगे अपने मेथड पे। क्लियर है ना। तो यू हैव टू फॉलो। तो यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यहाँ पर मिनिमम टिलेज, चेक डैम्स, फार्म पॉन्ड्स, ये सब कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, बिहार का पोटेंशियल, पीएम प्रणाम बता ही दिया, वे फॉरवर्ड, ये सब लिखना नहीं है। वहाँ कंक्लूजन वर्ड लिख के कंक्लूजन नहीं लिखा जाता है, आपको लिखा ही ऐसे जाता है कि लोगों को सब समझ में आने लगता है कि अच्छा इसके बाद इस पर डिस्कस हो रहा है। ठीक है ना। तो ये करके, और यही चीज़ आपको हिंदी में दिया हुआ है। हिंदी वाले जो कि रिलक्टेंट है, नॉट दे कैन नॉट स्विच ओवर, ऐसा नहीं है, कुछ रिजल्ट तो हो ही जाता है। तो फॉर देम दिस इज देयर, है कि नहीं। लेकिन इफ़ यू वांट ए श्योर शॉर्ट सक्सेस, प्लीज एक्सपेरिमेंट।
एनीबडी कैन डू इट, क्योंकि पहला के इंग्लिश तो कोई पहले क्लास में नहीं पढ़ेगा, अब पहला से पांचवा ही तो पढ़ना है और 3 बार उसी किताब को याद कर लेना है, उसी को लिख लेना। दैट इज सो सिंपल थिंग, है कि नहीं? तो दिस इज द फैक्ट। तो मैं आपको बेसिकली यही कह रहा हूं कि आज हमारा क्या टॉपिक रहा है और हमने क्या पढ़ाया? क्लाइमेट। तो हमने क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, द जलवायु, आपका पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी, इस सब कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए हमने 2 ऐसे लिए जो पिछले साल 78 जिसका रिजल्ट निकला है वहाँ पूछा भी है। क्लियर है ना? तो हमारा पर्पस क्या है? मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयार कराना है और उसके साथ फैक्ट को जोड़ना, ठीक है ना? अब आपके लिए ये इन्वायरमेंट सब्जेक्ट ही आपके लिए आसान हो जाएगा, है कि नहीं? तो यही हमारा तरीका है। तो हम लोग हर दिन मिलते हैं, कहाँ पर? शाम को गंगा घाट पे। बेसिक क्लास यही है। गंगा घाट इज जस्ट टेलर रेज करते हैं कि आपका व्हाट शुड बी द वे। वहाँ कुछ लोग धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएंगे, 30-40 बच्चे, 50 बच्चे तो रेगुलर हो जाएंगे, और कुछ बच्चे जो है सो आते जाते रहेंगे, सुनेंगे, आएंगे जाएंगे, वो करते रहेंगे। बट द पॉइंट इज दैट जो इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा, रेगुलर वे में टेस्ट देगा और इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करेगा और ये ऐप के साथ जुड़ के उसके साथ आगे बढ़ेगा, तो डेफिनेटली द रोड मैप इज देयर, यू विल गेट द सक्सेस, है ना? तो इट्स ऑल राइट। तो हम लोग क्लास को अभी ऑफ करते हैं।